हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन अकेडमी। तो जैसे कि आपको पता है कि हम वन बी एम टी सी 1 3 2 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो, नॉर्मली हमने 2 वीडियो बना चुके हैं इस टॉपिक पे। इसके पास अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना, वो ज़रूर देख लेना। और मेरा जो पासिंग मार्क्स सीरीज चलता है उसमें मैं एटलीस्ट 40 मार्क्स करवाता हूँ कवर। पासिंग मार्क्स से 5 मार्क्स ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है यार। पासिंग मार्क्स ज़रूरी नहीं है कि आप वो परफेक्ट आंसर लिखोगे तो आपको उतने नंबर भी मिलेंगे। नंबर कट जाते हैं कहीं कहीं, वैसे भी इग्नू वाले पूरे नंबर कभी नहीं देते। तो ऐसा से मैं 40 मार्क्स कैलकुलेट करके चलता हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लो, प्ले लिस्ट लगी होगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख लो, फिर ये वीडियो पे आना। तो चलो इस पे आते हैं, टाइम बहुत कम है। देखो, पहले तो आपको ये 2 इक्वेशन याद कर लेनी है। अगर हमारे रूट्स जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं, तो अगर वो रूट्स कोई आयोटा में आते हैं तो हमें ये लिखना है। और अगर उसको कोई एल्जेब्रिक मतलब कोई नंबर्स में आते हैं 2 3, कोई भी ऐसे नंबर्स में आते हैं 2 3 4 5 जो भी आते हैं, तो हमें ऐसा लिखना है, ठीक है। ये याद रख लो। और कौन सी चीज़ कहाँ लिखना है वो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन करेंगे जब जब आपको समझ आएगा, ठीक है। देखो, क्वेश्चन पे आगे हमारे को ये बताना है, मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर के ऐसे क्वेश्चन आएगा 7 to 8 मार्क्स का, कोई सा कैसे भी मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। तो मैं ना 2 क्वेश्चन कराऊंगा इसके, एक जो नॉर्मल क्वेश्चन और एक होगा पी वाई क्यूज। वैसे ही कोफिशिएंट का जो क्वेश्चन होगा वो भी 2 कराऊंगा, एक नॉर्मल और एक पी वाई क्यूज, ठीक है। और मैंने पार्सली डिफ्रेंसिएशन का एक वीडियो पहले ही बना दिया था, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी वीडियो देख लेना, ठीक है। तो आपके 40 मार्क्स ग्रांटेड हो जाएंगे, ठीक है। अब चलो इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको सिंपली पैरामीटर का कब क्या यूज़ करना लिखा होगा, पैरामीटर उस पर सॉल्व करना है। हमें ये नहीं रखा होगा। अगर आपके पास फिजिक्स थी, फिजिक्स नॉर्मली होती है इग्नू में, आईसी ईयर मैकेनिक्स में, तो आप एक तरह के ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करते थे। अगर आपको नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। इस पर जनरली होता क्या है कि जो वाई होता है, जो वाई डबल डेरिवेटिव होता है, जो डबल डेरिवेटिव उसको आप डी या एम कोई भी मान सकते हो, डी एम स्क्वायर मानते हैं। अगर वाई सिंगल डेरिवेटिव होता है तो डी, अगर सिर्फ वाई होता है तो इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है ना वो साथ में लग जाता है। जैसे यहाँ पे 2 होता तो यहाँ 2 आ जाता, ठीक है। ये डी वाई डी एम कुछ भी लगा लो, अपनी मर्जी है, ठीक है। आपको नॉर्मली क्या करना है, इतना आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या है, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर। और मैंने यहाँ पे बोला था वाई है, वाई का साथ जो कॉफिशेंट है, कॉफिशेंट 1 होगा, 1 लगा दिया। और इस 1 को भेज दिया इधर की साइड, इस साइड भेज दिया। अब डी स्क्वायर -1 ये हो गया, ये स्क्वायर इस पर रूट बन जाएगी, तो ये हो गया। ये देखो -1 क्या होता है, -1 अंडर रूट आयोटा होता है। तो आयोटा आ गया, तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। आयोटा आने पे ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, जैसे मैंने कर रखी है। हमने ये वाली इक्वेशन यूज़ कर ली। अब आपका आ गया सी कॉम्पोनेंट, सी का मतलब सोल्यूशन, वाई सी का मतलब सोल्यूशन जनरल में, पर्टिकुलर भी निकालेंगे। सी आ गया। अब देखना है यहाँ पर, अब हम इस C1 और C2 को A और B मान लेते हैं। अब ये C1 और CB को A और B क्यों माना, देखो अब हमको पर्टिकुलर सोल्यूशन समझने के लिए माने। अब ये जो A और B है ना, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट का वेरिएबल ये है क्योंकि ना बहुत से इसका ना हम डेरिवेटिव करेंगे तो बच्चे ना कांस्टेंट समझ के इसको पहले बाहर करते थे, लेकिन नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। ये 2 अलग अलग फंक्शन हो गए, 2 अलग अलग फंक्शन का डेरिवेटिव, पहले एक का करते दूसरे का करते, फिर दूसरे का करते पहले को हटा देते, वैसे वाला डेरिवेटिव करते, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। अब हमने इसका कर दिया डेरिवेटिव। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले तो देखो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है, जैसे कि ये रहा, और एक को बाहर कर देते। अब हम करेंगे ए का डेरिवेटिव, क्योंकि 2 वेरिएबल है ना, पहले एक
एक का करते दूसरे को बाहर कर देते, फिर दूसरे का करते हैं तो एक को बाहर कर देते, ऐसा होता है ना। तो अब ए का डेरिवेटिव करेंगे तो देखो आपको डेरिवेटिव का सिंबल तो पता ही होगा, उसके ऊपर ऐसा लग जाएगा वो डेरिवेटिव ही होता है, ठीक है। तो हमने इसका डेरिवेटिव करा, कोस को बाहर कर दिया। वैसे सेम प्रोसेस के साथ बी साइन एक्स का भी करेंगे। साइन का करा कोस आया, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो इसका तो आपको समझ आ गया, इसका बता साइन का करा कोस, बी का करा तो बी डेरिवेटिव बी डेक्स, ठीक है, ये सिंपल हो गया। अब हमने क्या करा है कि जो डेरिवेटिव टर्म है ये कौन सी डेरिवेटिव टर्म, ये और ये, इसको मान लिया जीरो, ठीक है, ये जीरो के बराबर मान लिया। और बचे गया ये वाली टर्म, ये हो गया हमारा वाई का डेरिवेटिव। अब इसी को हम करेंगे एक और बार डेरिवेटिव। एक और बार डेरिवेटिव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव, अगर यहाँ पर ट्रिपल डेरिवेटिव होता है तो 3 बार डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। अब हम इसको करेंगे डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव कर रहे हैं तो देखो पहले साइन का कर रहा है तो कोस, और माइनस का साइन तो आगे बाहर, फिर ए का डेरिवेटिव करा तो साइन नॉर्मली ये रहेगी और ए का डेरिवेटिव ये रहा। फिर कॉस का करा तो कॉस का डेरिवेटिव ये रहा, साइन माइनस माइनस आगे बाहर, और बी का डेरिवेटिव ये रहा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब देखना हमने इक्वेशन मानी थी इसको पहले, इसमें पुट करनी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू और वाई की वैल्यू और टेन की तो रहेगी रहेगी, ठीक है। हमने पुट कर दी ऐसी इक्वेशन में पुट, पहले वाई का डबल डेरिवेटिव लिख लिया, वाई का डबल डेरिवेटिव लिख दिया, और प्लस करके हमने वाई का डबल डेरिवेटिव करके वाई लिख दिया, ये रहा, ठीक है, ये रहा। अब देखो जो कटने वाली चीज़ें जो कट गई है, जैसे मैंने काट रखी है, ठीक है, काट रखी है वो चीज़ें कट पिट के हमारे पास बची ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये वाली इक्वेशन बची है। अब हमें निकालना क्या होता है, इसके अंदर निकालना होता है ए और बी, ए और बी निकालना होता है हमें इसके अंदर। तो ए और बी कैसे निकालेंगे हम, ए और बी निकालने के लिए हमने देखा ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ये वाली थोड़ा बराबर है तो हमने इसको ले लिया, ठीक है। तो अब देखना हमें इसको इक्वल करने के लिए कुछ मल्टीप्लाई, जैसे कि आपने 10th में पढ़ा होगा, कुछ इक्वल दो इक्वेशन को लेते हैं, अगर उसमें कुछ मैच नहीं करता है तो हम उसमें कुछ क्या करते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करके बराबर करने की कोशिश करें। तो अगर हम इस इक्वेशन को कॉस से मल्टीप्लाई करते तो कॉस से मल्टीप्लाई अगर होगा तो होगा क्या कि ये चीज़ और ये चीज़ कट जाएगी। कैसे, इसको कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए और ए अलग चीज़ कट जाएगी। तो ये जैसे कि ये माइनस और ये कट गया ना। तो अब आपका बचता है ये, और यहाँ पे साइन कैसा आया, तो आपको पता ही कि 10 किसके बराबर होता है, 10 बराबर होता है साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे कॉस एक्स है, तो ये कॉस जो यहाँ पर था और ये कॉस कट जाएगा तो साइन एक्स बचेगा, ठीक है, ये बता दिया मैंने। अब आपको क्या करना होता है, ये चीज़ कट गई, ये बचा है, और देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बचा है और ये बचा है। अगर आप इसको काट सेम करके काटोगे तो आपको सिर्फ ये ही बचेगा, बी की वैल्यू आ गई। अब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कैसे गया आपको बताता हूँ मैं। देखो ये जो कॉस स्क्वायर कॉस और साइन, कॉस अपॉन में साइन कॉट के बराबर होता है, तो कॉट जीरो हो जाएगा आपका, 1 भी हो सकता है, यहाँ से मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे जो बचा है साइन, ये कॉस और साइन बी डेक्स रहेगी, बी डेक्स की वैल्यू होगी साइन एक्स आ गई। अब चलो, अब आपको मैं ए निकालता हूँ, ए निकालते हैं हम। ए कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस, अब की बार हमने साइन से मल्टीप्लाई करा, कॉस से मल्टीप्लाई करा, ऊपर वाले टर्म को साइन से, नीचे वाले टर्म को कॉस से, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब की बार हमारा बी कट जाएगा, बी कट गया, और ये जो टर्म मैं बताई चुका हूँ कि 10 होता है साइन एक्स और कॉस एक्स,
मल्टीप्लाई में साइन एक्स है तो ये स्क्वायर हो जाएगी जैसे यहाँ पर हो रखी है, और एक कॉस नीचे आ गया। ठीक है, आपका ये हो गया। और मैंने ये भी बता दिया कि ये साइन ये वाली चीज़ तो ये कट गई, पी वी कॉस क्योंकि सेम सेम था। अब आपका इतना बचता है। अब देखो हमने जो पढ़ा है कि अगर दो इक्वेशन ऐसी हो जाए तो उसके पीछे साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज होने के कारण ही कटाई है। ठीक है, अब आपका बचा ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू आ गई इतनी, सॉल्व करके ए की वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है सबने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इजक्वल टू 1 होता है। अगर हम इसमें से सिर्फ साइन की वैल्यू निकालें तो ये जो प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, और साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये रही, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की वैल्यू है, और नीचे कॉस जो है कॉस है। अब मैं थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ये आपकी टर्म आ गई। अब 1 में कॉस एक्स क्या होता है, 1 में कॉस एक्स होता है साइन एक्स, सीक एक्स, सीक एक्स होता है, सीक एक्स हो गया और प्लस कॉस। ठीक है, आपका ए डेरिवेटिव बी डेरिवेटिव आ गया, लेकिन हमें तो ए निकालना है और बी निकालना है, डेरिवेटिव आया। अगर हम कोई भी टर्म की डेरिवेटिव करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं तो वापस वही टर्म आ जाती है। डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन का उल्टा। इंटीग्रेशन क्या होता है, ये डेरिवेटिव का उल्टा, दोनों उल्टे होते हैं एक दूसरे के। तो ये डेरिवेटिव है, अगर हम इसको इसके इंटीग्रेट कर दें, आपने लॉ तो पढ़ा ही होगा 11 ट्वेल्थ में पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव कर दोगे, किसी चीज़ का डेरिवेटिव कर दोगे तो वो मतलब कोई भी चीज़ डेरिवेटिव है उसका इंटीग्रेट कर दोगे तो वो नॉर्मल उसी पोजीशन में आ जाएगा, या कोई चीज़ इंटीग्रेट हो रही है उसको डेरिवेटिव कर दोगे तो उसी चीज़ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम पहले ए का डेरिवेटिव करेंगे, ए का डेरिवेटिव करने के बाद ए आ गया नॉर्मल, तो इसका जो इंटीग्रेट होता है लॉग सी का टेन एक्स होता है। ठीक है, फॉर्मूला है। और साइन का इंटीग्रेट होता है माइनस कॉस एक्स, ये भी फॉर्मूला, ए और बी आ गया। अब आते हैं हम पी वाई क्यूज़ पे, जो इस पैरामीटर के पी वाई क्यूज़ पूछा गया जून 2025 में। तो ये रहा आपका हाई कौन ये कुछ जैसे कि हमने ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, तो हम ना इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पुट करना होता है, ये वाली इक्वेशन में पुट करना होता है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन में आप पुट कर देना, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे जो आई थी वो लिख देना, बी की वैल्यू जो आई थी लिख देना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ए की वैल्यू जो आई वो लिख दिया, बी की वैल्यू जो आई वो लिख दिया। ठीक है, आपका हो जाता है यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं पी वाई क्यू पे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो क्वेश्चन में सही डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव वाई, और इसको अभी निगलेक्ट कर दो, इसको हटाओ, इसको मत देखो, अभी मत देखना, देखना उसको भी है। तो अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं तो हमें सिर्फ इन तीन पे फोकस करना होता है। तो ये डबल डेरिवेटिव एम ले लिया, ये सिंगल डेरिवेटिव एम नहीं, ये डबल डेरिवेटिव एम स्क्वायर ले लिया, ये सिंगल डेरिवेटिव एम ले लिया, और इसकी कोफिशिएंट वैल्यू ले ली, इसकी कोफिशिएंट वैल्यू ले ली। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन तो हो गया। अब हम इसके रूट फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे रूट्स जब हमने इसका फाइंड आउट करा ये वाला फॉर्मूला लगा के, आप नॉर्मली कैसे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाला, 2 और 1 आ रहे हैं, मतलब नंबर्स में आ रहे हैं। तो नंबर्स में आएंगे तो हमने ये वाला लगाएंगे, जैसे मैंने बोला था कि डेरिवेटिव, हाँ, जब भी कोई रूट्स आयोटा में आ गई तो ये वाला, नंबर में है तो ये वाला। अब लिखना कैसे नंबर वाले में, अब ये रहा क्वेश्चन, ये रहा नंबर में क्या लिखना है, रूट क्या है 2 और 1, 1 2 भी आ सकते हैं, 2 1 भी आ सकते हैं, कोई भी चीज़ कहीं पे भी लिख दो, आपकी मर्जी है। तो पहले यहाँ पे कोफिशिएंट 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, ऐसा है 1 2, कुछ भी लिख दिया हमने, कहीं पे भी कोई चीज़ लिख दी। हमने पिछले में क्या माना था, ए और बी, हमने इस बार यू और वी माना है। ठीक है,
ए और बी माना था सर, यू वी माना है। तो हम इसको पहला इसको मान लेते हैं y1 और इसको y2 मान लेते हैं। ठीक है, चलो। अब ये जो बॉक्सिंग होता है, कुछ इसका रोल होता है। आपको नॉर्मली डिटर्मिनेशन आता होगा, तो उसको सॉल्व करके हमने ये निकाला है। अब कैसे डिटर्मिनेशन नहीं आता तो यार फिर क्या ही बोलूँ आपको यार, नॉर्मली ये तो सबको आता है। तो हमने ये फाइंड आउट करके ये निकाल लिया। हमारे राइट साइड था क्या, हमारे राइट साइड था ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन राइट साइड में ये वाली थी हमारी। तो इसको राइट साइड में रख रखा है। तो अब हम करेंगे क्या, जो वी डेक्स होता है, वी डेक्स मतलब डेरिवेटिव, यू का जो डेरिवेटिव है वो हम उस तरीके से भी निकाल सकते हैं पिछले में जैसे निकाला था। लेकिन पिछले में वो तरीका जब अप्लाई करो तब आयोटा आ जाए, मतलब कॉस लग जाए तो आप वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए, या तो इस केस में आएगा क्वेश्चन या तो इस केस में क्वेश्चन आएगा। तो अगर कोई नंबर में अगर आपका वाई इस टाइप में आ रहा है, तो ये वाले फॉर्मूले, इस टाइप का मेथड यूज़ करना है। अगर वाई आपका कॉस में आ गया, साइन में आ गया आयो, ठीक है, जैसे कि वाई आपका इस फॉर्म में आ गया, मतलब वाई आपका कहाँ गया, इसमें आ गया वाई, तो आपको ये वाले मेथड लगाने, ठीक है, ये वाले मेथड लगाने सिंपली आपको। तो ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन लिए थे ताकि आपको समझ आए। तो हम इसका ना यू निकालने की कोशिश करेंगे। यू निकालने के लिए वाई, जो सेकंड वाई है, y2, आर ये राइट साइड, डब्ल्यू जो हमारा ये आया है, तो ये सबको सॉल्व करके हमारा यू डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, यू डेरिवेटिव आ गया। और वी टैक्स निकालने के लिए, मतलब वी का डेरिवेटिव निकालने के लिए y1 आर डब्ल्यू, और ये वाला ये सॉल्व करके हमारा ये आ गया, यू आ गया, वी आ गया, मतलब यू का डेरिवेटिव आ गया, वी का डेरिवेटिव आ गया। दोनों का डेरिवेटिव आने के बाद अब क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली हम करते हैं इसका यू, नॉर्मल यू निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम सबको इसको इंटीग्रेट कर दे तो हमारा आ जाएगा ना। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो अगर इसको इंटीग्रेट करा हमने बोथ साइड, तो इसका इंटीग्रेट तो यू हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, पहले तो माइनस जो था वो बाहर हो जाएगा, ठीक है, और इसको हमने मान लिया टी, का इसका जो डेरिवेटिव करा हमने टी, अभी इंटीग्रेट पे आ गया, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव हमने करा तो इसका डेरिवेटिव आया ई एक्स आया, ठीक है, ई एक्स और डी एक्स, नो, पहले हमें टी का डेरिवेटिव करेंगे, तो डी का डेरिवेटिव आएगा टी टी अपॉन में डी एक्स, ठीक है, इक्वल में इसका डेरिवेटिव ई एक्स हो गया, और ये चीज़ चली गई ऊपर, ठीक है, तो ये आ गया नॉर्मली ऐसा इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया डी टी हो गया। अब हम ये जैसे कि हमने इसको पूरा एक वेरिएबल मान लेते, थोड़ा डी टी की फॉर्म में थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर हम इसको एक वेरिएबल मान लें, तो लॉग एक्स लॉग, तो ये मान लो कोई वेरिएबल मान के यू मान लिया, टी मान लिया, सिर्फ टी मान लिया, तो यू नहीं मान के टी मान लेते, टी मान लिया, तो ऐसा डेरिवेटिव हो गया इंटीग्रेट डी टी। अब इसको तो आपको पता ही लॉग एक्स हो जाता है, लॉग टी हो जाएगा, और टी की वैल्यू हमने ये लिख दिया, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है ये, थोड़ा समझना, और अगर आप पीडीएफ देखोगे ना मेरी तो खुद ही समझ आ जाएगा कि हमने करा कैसे, ठीक है। यू की वैल्यू आ गई, अब वी की वैल्यू निकालते हैं, नॉर्मली इंटीग्रेट कर दिया। अब इसका जो इंटीग्रेशन करेगा वो भी टी की वैल्यू टी पुट करके करते थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए टर्म आ गई, जैसे कि ये ई की पावर, थोड़ा ये सही से बनाता हूँ, ये ई की पावर माइनस एक्स है, ठीक है, ये है आपका। अगर कोई भी चीज़ जैसे कि एक्स माइनस वन होती है तो इसको नीचे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो वैसे ही तो हमें करना है, तो इसको भी तो हम वन अपॉन में ई एक्स लिख सकते हैं ना। तो वही गया है, जो ये टी है ना, इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब हमारा ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म है,
पहले log t हो जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद, और ये हो जाएगा हमारा log 1 प्लस टी। अब t की वैल्यू जो हमने ली थी ex, और ex लगा देनी है आपको, तो आपका v भी आ गया, ठीक है। v आ गया, u आ गया, आपका आ गया v और u दोनों आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x कैसे आया ये भी समझा देता हूँ। मान लो ये log, थोड़ा log से लिखूँ, log ex है, तो e से और log से तो कट ही जाता है ना, अपने को पढ़ा ही है आपने, log और e कट जाता है, तो सिर्फ x पढ़ा, मतलब x भी बचा। चलो ये आपको एक और टर्म एक अच्छे तरीके से समझाता हूँ। log की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये b क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना, ठीक है, ये आ जाएगा इधर, ये इधर आ जाएगा। अब आपका ये इधर आ गया, अब ये चीज़ इधर आ जाती है। वैसे सेम प्रोसेस हमने e की पावर x में करा, तो x इधर आ गया। अब x इधर आ गया तो log और e तो कट जाएगा, तो x बचा ना, तो ये बचा आपका नॉर्मली, और बाकी की टर्म तो सेम ही है जो ये थी। तो आपका u आ गया, v आ गया, और दोनों आने के बाद दोनों की वैल्यू पुट करनी होती है, ये आपका आ गया, ठीक है। अब करते हैं कोफिशिएंट पे। अब कोफिशिएंट पे आते, अब कोफिशिएंट पे आने पे ना आपको थोड़ी सी चीज़ समझ, दो चीज़ ही समझ लो, या तो ये और ये। अगर कोई टर्म ऐसी हो तो आपको ये लिखना है, अगर कोई टर्म ऐसी हो तो ये लिखना है, और कोई टर्म ऐसी हो तो आपको ये लिखना है। बाकी ये इस टर्म में से कोई आता नहीं है, इसको मैंने सिर्फ लिख रखा है कभी इन केस, बहुत ही रेयर केस है यार, बहुत ही मतलब बहुत ही कम चांस होता है कि ऐसा है। लेकिन ये जो चीज़ आपको याद करनी है, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये तीन याद कर लो। अब ये है क्या, करते कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन जब करते हैं ना उसी में सही से तर्क समझ आता हमें। ये आपका क्वेश्चन है कि मेथड यूजिंग द अनडिटरमाइंड द कोफिशिएंट फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे दी। अब आपको सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आपको ना इधर राइट साइड देखना है, ये राइट साइड एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह एन भी होता है ना, तो ये सेम चीज़ नहीं लग रही, एन की जगह ये है, तो आपको क्या लिखना होता है, ये चीज़ मैंने बताई, ये चीज़ जब आ जाए तो आपको ये चीज़ लिखनी होती है। कब लिखनी होती है अभी बताता हूँ। सेम है जैसे आपने पैरामीटर्स कर लिया ना, वैसे ही सेम है। आपको अगर आपको समझ आ गया तो ये अच्छे से हो जाएगा, अगर ये समझ आए कि वो अच्छे से हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, अब इतना तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन आता ही है लिखना। डी निकालना, एम निकालो या डी निकालो, आपकी मर्जी होती है, डी लिखो या एम लिखो, आपकी वैल्यू आपकी मर्जी है। अब आयोटा आ गया, तो हम साइंस लगा, साइन और कॉस का यूज़ करते, ठीक है। और ये ई एक्स क्या है, ई एक्स इसकी वैल्यू है 1 माइनस की, ठीक है। ये दोनों में कॉमन था इसलिए बाहर लिख लिया। अब आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल ट्रायल सोल्यूशन। यही चीज़ पर्टिकुलर ट्रायल सोल्यूशन लिखना होता है, ठीक है। आपको ये, अब मैं थोड़ा सा ना इसके बारे में समझाने लगता। जैसे कि मैंने बोला कि ये क्या है, अगर मान लो किसी के इस साइड ये टर्म है, मतलब एक्स की पावर एन में कुछ भी एक्स है, उसकी पावर में एन है, ठीक है, एक्स की पावर एन है, तो आपको ये लिखना है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन में ये लिखना है। तो ये कहाँ तक लिखना है ये भी याद रखना। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो ये 2 तक ही लिखना है। जैसे ये आपको नॉर्मली ए डॉट ए प्लस एक्स ए 2 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ तक ही लिखना है। यहाँ पे 3 होता तो ए 3 एक्स क्यूब, तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, जहाँ तक है वहाँ तक ही लिखो, ठीक है, जहाँ तक है वहाँ तक ही आपको लिखना है। तो इंटीग्रल पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल ट्रायल सॉल्यूशन आ गया। तो ये रहा आपका ये वाई। अब वाई आ गया, आपका वाई आने के बाद इसका डेरिवेटिव निकालोगे आप, इसका डेरिवेटिव आ गया, ये कांस्टेंट अब बाहर हो जाएगी और
ये कांस्टेंट जीरो हो जाएगी, फिर ये बचेगा, फिर ये जो कांस्टेंट टर्म बची इसका डबल डेरिवेटिव में ये बचेगा। तो ऐसे ऐसे आगे से घटता जाता है और एक्स कम होता जाता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कर लिया। अब हमारे पास वाई डैक्स वाई डबल टैक्स आ गया, पुट कर दी इक्वेशन में, पुट कर दी। कौन सी इक्वेशन में? इस इक्वेशन में पुट कर दी। ठीक है, इक्वेशन देख लो सही से, इसमें पुट कर दी। अब इसमें हम पुट करने के बाद यहाँ पर 2 था, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो हमने वैसे ही लिखा है 2 है तो इस 2 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, इस 4 को सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो सब कुछ इसको सॉल्व वॉल्व करके हमारी इक्वेशन बनती है कुछ ऐसी, कुछ ऐसी। अब यहीं पर आपको थोड़ा समझना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या है, एक्स है, एक्स क्यूब है, ई माइनस एक्स है। तो ये चीज़ होगी, तो इन चीज़ का कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट निकालना होता है हमें A2 का, A1 का, A3 का और A डॉट का, A0 का। ठीक है, तो इन चीज़ों का निकालना होता है, लेकिन कोफिशिएंट ऐसे नहीं निकालना इन्हीं चीज़ का निकालना है। लेकिन जो चीज़ कॉमन है, जैसे एक्स कॉमन हो गया, एक्स क्यू कॉमन हो गया, ई माइनस एक्स कॉमन हो गया, और कांस्टेंट जो मतलब कांस्टेंट टर्म हो गई वो कॉमन हो गया। तो इन चीज़ को कंपेयर करके हम कोफिशिएंट निकालते हैं। ये आपने पढ़ रखा होगा, इसी चीज़ को कंपेयर करके कोफिशिएंट निकालते हैं हम। ठीक है, तो पहले हम ई माइनस एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। जहाँ जहाँ जिसके साथ ई माइनस एक्स है वो दिख रही, ये रही एक टर्म। ठीक है, एक टर्म ये रही आपका, एक ये रही और एक ये रही। तो ये सारी इसके साथ जो ई एक्स है उसको मत लिखना, और उसके साथ 2A3 है वो लिख लो, इसके साथ 4A3 है वो लिख लो। ठीक है, और आपका ये ना A3 है, यहाँ पे मैंने गलती से ए लिखा हुआ, ये A3 है। ठीक है, आपको ये लगाना, और जो इसके साथ प्लस माइनस का साइन भी है ना, जैसे यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये माइनस प्लस का साइन याद रखना, वो भी लिखना है। जैसे यहाँ प्लस का है तो मैंने यहाँ प्लस लिखा है, तो इसके साथ माइनस का है, ये वाली चीज़ के साथ माइनस का है तो ये भी माइनस लिख दिया हमने। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करें, इक्वल में हमने 3 क्यों लिख रखा है? इक्वल में 3 हमने इसलिए लिख रखा है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर ई माइनस एक्स की क्यू के साथ 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है इसलिए हमने 3 कर दिया। इक्वेट करते इक्वेशन कोफिशिएंट को तो कॉमन दिखते हैं, हमने ये पढ़ रखा है छोटी क्लास में, जूनियर क्लास में। तो यहाँ पे 3 हो गया। अब हम इसको हम यहाँ पे 1 और -2 तो -1 हो गया, और यहाँ पे +4 है तो आपका 3 हो गया। ठीक है, और ये 3 और ये 3 नीचे जाएगा, ये 3 नीचे तो 1 हो जाएगा, A3 की वैल्यू आ गई 1। अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर को सॉल्व। जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर की टर्म है, देखना आपको एक्स स्क्वायर कहाँ का है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, और कहाँ दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर? मेरे को तो एक ही जगह दिखा, एक ही जगह दिखा ना। और यहाँ पे 2 क्यों आया? एक्स स्क्वायर क्या था, 4A2 था, 4A2 लिख दिया हमने यहाँ पर। और वहाँ पर 2 इसलिए आया ना क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट में 2 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। तो ये चीज़ 4 नीचे गई तो A2 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई और A3 की वैल्यू आ गई। अब बचा क्या? A1 और A0। अब A0 कैसे निकालना है? अब आपके यहाँ पर बोलोगे यहाँ पे तो कोई एक्स के साथ कोई टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो 0 सपोज करके आपको करना कंप्लीट। अब 0 उसको इक्वल में 0 कर देना, कैसे करना मैं बताता हूँ। अब हम देखेंगे एक्स किसके साथ है, एक्स इसके साथ है। ठीक है, एक्स इसके साथ है। ठीक है, हो गया, दो के साथ एक्स है, तो अब एक्स हमारे साथ 2 के साथ है, तो यहाँ पे हमने दोनों टर्म लिख दी और इक्वल में 0 कर देना, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पर एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे 0 सपोज कर लेना है। ठीक है, जहाँ पे कुछ ना हो तो वहाँ पे 0 सपोज करके आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करें, 0 और ये 4 आपका। अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे यार कैसे, यहाँ पर A2 है और A1 है, तो A2 की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना, 4 A2 की वैल्यू पे लिख दिए 2, 1/2, 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कट गया तो 2 बचा बस।
तो यहाँ पर 2 बचा, तो ये 2 जो था इधर जाके माइनस हो गया जैसे ये रहा, और ये 4 नीचे जाके डिवाइड में हो गया। तो A1 की वैल्यू भी आ गई 1-2, 1/2 लेकिन माइनस में, -1/2 ये आ गया। अब बचा क्या, A0। अब A0 किस किस के साथ है आपको वो देखना है। A0 एक ये रहा, A0 आपका और कहाँ है, यहाँ पर शायद एक के साथ ही है क्या, हाँ A0 की वैल्यू निकालनी है तो एक के साथ ही है। और अब आपको देखना है जिसके साथ x और x² और e⁻x नहीं है, ठीक है, जिनके साथ कुछ नहीं है, तो ये रहा इनके साथ कुछ नहीं है, इनके साथ कुछ नहीं है, और इसके साथ कुछ नहीं है। तो ये तीन चीज़ें हो गई, इनके साथ कुछ नहीं है। तो हमने ये रहा, हमने इन चीज़ों को लिख लिया, इनके साथ कुछ भी नहीं है। अब हमने A2 की वैल्यू निकाल चुके, A की वैल्यू निकाल चुके, A1 है ये साइड से, ठीक है, A1 लिख कर देना, ठीक है। तो उसकी हमने वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे उनकी वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे 2 है और A2 की वैल्यू आई थी हाफ आई थी, और ठीक है प्लस, और A1 की वैल्यू आई थी -1/2। तो ये 1 कट गया, ये भी कट गया, तो 1 - 1 बचा, तो ये 0 हो गया, सिंपल 0 हो गया। तो बचा क्या आपका, ये बचा रुक जाओ मैं लिखता हूँ, हाँ, तो ये जो 0 हो गया ये तो हटाओ। अब बचा 4A0 और ये, तो ये चीज़ नीचे जाएगी तो वो 0 हो जाएगी, तो A0 की वैल्यू 0 होगी। अब आपकी ये वैल्यू आ गई, अब आपकी वैल्यू आ गई ये। अब आपको जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिया था, मतलब कि ये आपकी सबकी वैल्यू आ गई, A3 A2 A1 और A0 सबकी वैल्यू आ गई आपकी। अब आपको ना इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देनी है, इसमें इस इक्वेशन में, हाँ आपको इस इक्वेशन में पुट कर देनी। तो ये इक्वेशन में हमने पुट कर दी सबकी वैल्यू। तो ये 0 था तो ये हम लिखेंगे नहीं, लिखे या नहीं लिखे बात बराबर ही। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब ना टोटल y निकालने के लिए yc और yp, yc और yp क्या है, yp ये है, yp और yc जो ऊपर निकाला था हमने और ये था, तो हमने इसको टोटली साथ में लिख देना है। अब आते हैं इसका एक PYQ यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब आगे ये अब हमने देखा है राइट साइड के x², तो हम बस ये लिखेंगे ये वाला, और कहाँ तक लिखना है, जहाँ तक कि स्क्वायर है तो स्क्वायर तक लिखो यहाँ तक, और अगर क्यूब होता है तो प्लस करके A3x² और क्यूब कर देते। अब वहाँ पर हाँ इस क्वेश्चन में क्यूब क्यों आया था, जबकि इसमें तो स्क्वायर तक ही था, इस कारण क्यूब आया था क्योंकि यहाँ पर था ना इकोटम, तो इकोटम ऐड करनी होती है हमें, ठीक है। तो आप समझ गए, ठीक है। अब हम करते हैं PYQ, जो इस कोफिशिएंट का PYQ है उसका एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन करने से पहले फिर वही हमें सेम प्रोसेस करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लेनी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इक्वेशन आ गई नंबर्स में आ गई, तो आपको YC ले लिया, YC आपका आ गया। अब इसमें क्या है, इसमें ना अलग मेथड नहीं होता, एक ही मेथड होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल ट्रायल सोल्यूशन का। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ट्राई सोल्यूशन हमने लिख लिया। ये लिखना कैसे मैंने समझा दिया, x² है तो यहाँ तक स्क्वायर तक लिखो, क्यूब होता है तो एक और ऐड करके A3x³ लिख देते हैं। तो जैसे ही जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको बढ़ाना है। फिर हम इसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव करेंगे, फिर इसका एक और बार डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करने का तो हमारा ये आ गया, y आ गया, y�XX आ गया, y आ गया, y सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, इन तीनों को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब इस इक्वेशन में पुट करने वाले हैं, इन सबको पुट कर दिए। यहाँ पे 3 इसलिए आ गया क्योंकि इक्वेशन 1 में ये 3 था, और यहाँ पे 2 इसलिए आ गया क्योंकि उसमें ये 1 और 3 और 2 था। जैसे कि ये देख लो, ये 3 है 2 है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई से कर दो, इसको सबसे मल्टीप्लाई कर दो, ये सबको सॉल्व करने के बाद ये आ गई इक्वेशन। फिर वही आपको टर्म देखनी है, x और e की पावर, मतलब e की पावर तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, x² है और x² है
और एक्स है और कांस्टेंट टर्म, जो तीन चीज़ें होती है, तीन चीज़ें हैं। आपका पहले एक्स स्क्वायर लेना है, तो नॉर्मली एक्स जिसके साथ एक्स स्क्वायर है वो देखना है, एक के साथ है एक लिख लिया, और यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट लिखा है 1, तो 1 है। और यहाँ पे a2 है, a2 की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है, यहाँ पे a2 की वैल्यू आ गई, a2 की वैल्यू आ गई। हाँ, आपकी अब देते हैं एक्स। ये मैंने सही से फ़ोटो नहीं खींची, लेकिन छोड़ो, हम फ़ोटो से मतलब नहीं है, हमें समझने से मतलब है। अब यहाँ पे देखना एक्स। अब यहाँ पर एक्स किसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, दो के साथ है, तो यहाँ पे लिख लिया ये दो के साथ। अब यहाँ पे जीरो, क्योंकि जीरो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, तो हम जीरो एक्स मान के चल सकते हैं ना, तो ऐसे ही है। जीरो लिख लिया, और जीरो लिख लिया। हमें ए टू की तो वैल्यू पता ही है, तो 6, और 6 के साथ a2, तो ये 3 हो जाएगा, ये रहा 3, ठीक है। और a2 2a1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 इधर जाके माइनस, और ये 2 नीचे जाके डिवाइडेड में, तो a1 की वैल्यू -3/2 आ गई। हाँ, अब कांस्टेंट की टर्म जिसके साथ एक्स और एक्स क्यूब नहीं है, कुछ भी नहीं, उनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वो कौन कौन से, एक तो ये हो गया, ठीक है। अब ये करते हैं सॉल्व, तो इन तीनों को हमने लिख दिया, जीरो के बारे में कर दिया, क्योंकि वहाँ पे भी कांस्टेंट में जीरो ही था, ठीक है। अगर मान लो, एक और चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। अगर मान लो इसके साथ +3 होता, तो कांस्टेंट में अगर यहाँ पे +3 होता, तो आपको यहाँ पे जो हमने यहाँ जो जीरो लिखा है ना, यहाँ पे 3 लिखना होता। अगर यहाँ पे 3 होता, जो भी टर्म होती, तो वो हमें वो टर्म लिखनी होती इक्वल में। यहाँ पे हमने a2 की वैल्यू लगाई, a1 की वैल्यू लगाई, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व कर रहे पहले, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई, ये इनका एलसीएम लेके इधर ही कर दिया सॉल्व, तो आपका -7/2 आ गया, माइनस से जाके प्लस हो जाएगा, ये आ गया, और ये 2 नीचे जाके इधर हो जाएगा। 8 की वैल्यू होगी 7/4, 7/4 आ गई a0 की वैल्यू। a1 की वैल्यू आ गई थी, a2 की वैल्यू आ गई थी, ठीक है, दोनों a की वैल्यू भी आ गई थी, a0 की वैल्यू आ गई। पुट कर दो यार इस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। अब उसके बाद हमारा क्या बचा, वाई सी की जो वैल्यू थी वो लिख दी हमने, वाई पी की वैल्यू थी वो भी लिख दी, वाई आ गया कंप्लीट, ठीक है। अब पार्शियल डेरिवेटिव का मैंने एक वीडियो बना रखा था, वो देख लेना, और आपका 40 मार्क्स फिक्स हो गया है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो, जैसे अब देखो, ये 2 क्वेश्चन तो आप खुद से करो, जैसे पैरामीटर्स वाले जो क्वेश्चन, मतलब ये 4 क्वेश्चन कराए ना, एक बार खुद से 4 क्वेश्चन करके देखना, ठीक है। और एक अगर जून दिसंबर का एक पेपर ले लेना, उसमें भी सॉल्व करना। मैंने दिसंबर के पेपर इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो नेट पे है, और जून का पेपर इसलिए ले लिया क्योंकि ये नेट पे नहीं है, क्योंकि आप अगर खुद से सॉल्व करने जाओगे तो नेट पे मिल जाएगा, वहाँ से सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब आपका दिसंबर का एक पैरामीटर और कोफिशिएंट का जो भी क्वेश्चन हो उसको खुद से सॉल्व करना, और उसमें भी दिसंबर का कोफिशिएंट वाला जो क्वेश्चन हो वो भी खुद से सॉल्व करना, तो आपका हो जाएगा। पासिंग मार्क्स तो थोड़ा कंसेप्ट अच्छा होगा, कंसेप्ट खुद से भी क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको खुद भी समझ आने लगेगा कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो ऑल द बेस्ट, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो, पूछ लेना। आज का पेपर अच्छा जाए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ।